हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 8 में। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो क्या है, एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक। ठीक है दोस्तों, क्या है प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक। तो देखिए दोस्तों, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, ऐसी औषधियाँ, ठीक है दोस्तों, ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं तो उनको नष्ट कर देती है। ठीक है दोस्तों, कैसी औषधि है दोस्तों, इस प्रकार की औषधियाँ या दवाइयाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है तथा उनके वृद्धि को रोक देती है। ठीक है दोस्तों, यानी उनके जो फैलने की जो वृद्धि होने की प्रक्रिया है उन प्रक्रिया को ये रोक देती है। ठीक है दोस्तों, तो वे औषधियाँ प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक औषधियाँ कहलाती है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा हमने कि ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है, ठीक है दोस्तों, या उनकी वृद्धि को क्या कर देती है, रोक देती है। इस प्रकार की औषधियों को हम क्या कहते हैं, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एंटीबायोटिक के यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। तो एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल यहाँ पे हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होती है तथा टेट्रासाइक्लिन एवं एरियोमाइसिन। ये तीनों प्रमुख प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक होते हैं। ठीक है दोस्तों, इनके नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किसी प्रतिजैविक के नाम बताइए। तो आपको मालूम होना चाहिए स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरियोमाइसिन, ये तीन प्रकार की कौन सी हैं, एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रतिजैविक क्या करती हैं, ऐसी औषधियाँ होती है जो कि रोगाणु पैदा करने वाले या रोग पैदा करने वाले, बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, जीवाणु या रोगाणु शरीर में विभिन्न रोग पैदा करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो जीवाणु या बैक्टीरिया होते हैं तथा रोगाणु शरीर पर विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं जिससे शरीर की क्या हो जाती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता हो जाती है वो क्या हो जाती है, शिथिल होने लगती है यानी कमजोर होने लगती है। ठीक है दोस्तों, ऐसे में क्या होता है और शरीर दिनों दिन क्या हो जाता है, कमजोर पड़ने लगता है। ठीक है दोस्तों, कमजोरी आ जाती है तथा प्रतिजैविक दवाओं का सेवन अनिवार्य हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में प्रतिजैविकों का यूज जो है देखने को मिलता है या ज्यादातर मात्रा में प्रतिजैविकों का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, मार्केट में भी काफ़ी सारी मात्रा में प्रतिजैविक की दवाइयाँ मिलती हैं या गोली इसकी मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो जब अपने अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, और हमारे शरीर के अंदर जब कमजोरी पड़ जाती है तो ऐसी स्थिति में हम एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक दवाओं का सेवन करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो प्रतिजैविक शब्द है तो ये प्रतिजैविक शब्द के प्रयोग की यदि हम बात करें दोस्तों तो प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस सन में हुआ, सर्वप्रथम 1942 में किया गया। ठीक है दोस्तों, इस शब्द का प्रयोग कब किया गया, 1942 में किया गया। बड़े पैमाने पर प्रतिजैविक औषधियों को दो भागों में बांटा गया। ठीक है दोस्तों, और जो प्रतिजैविक औषधियां हैं दोस्तों इनको बड़े पैमाने पर यदि बात की जाए तो मुख्य रूप से इनको दो भागों में बांटा गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए वो दो भाग कौन कौन से हैं। तो देखिए पहले भाग के अंतर्गत दोस्तों कैसे प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक आते हैं। देखिए पहले भाग के अंतर्गत इसमें सर्वप्रथम वे औषधियां आती है जो रोगाणु को जड़ से मार देती है, यानी किसी भी रोग को उसके बेसिक लेवल से, ठीक है दोस्तों, उसको जड़ से, ठीक है, यानी अंतिम से उसको पूरी तरह से समाप्त कर देती हैं। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी रोग को ये जड़ से मार देती हैं। इन्हें जीवाणुनाशक औषधियां भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जो पहले प्रकार की औषधियां या एंटीबायोटिक है इनको क्या कहा जाता है, जीवाणुनाशक औषधियां कहा जाता है, क्योंकि यह औषधियां जो होती है ये पूरी तरह से क्या करती हैं, जड़ से समाप्त कर देती हैं किसी भी रोग या बीमारी को। ठीक है, तथा दूसरे प्रकार की यदि बात करें, ठीक है दोस्तों, तो दूसरे प्रकार में वे होती हैं प्रतिजैविक जो जीवाणुओं के विकास को प्रभावित करके उनकी संख्या बढ़ाने में रोकती हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कोई भी यदि प्रतिजैविक हो गया है, ठीक है दोस्तों, तो वो यदि जीवाणु कोई भी अंदर प्रवेश कर गए हैं तो उनकी वृद्धि ना हो पाए, तो उनकी वृद्धि यानी उनकी संख्या को कम करता है, यानी उनकी वृद्धि को रोकता है, यानी ये आगे और ज्यादा मात्रा में वृद्धि ना कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो ये दो प्रकार के मुख्य रूप से प्रतिजैविकों के प्रकार भी कह सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, इनके दो भाग थे। ठीक है दोस्तों, तो एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं एंटीजन क्या होते हैं। तो एंटीजन की यदि बात करें दोस्तों तो एंटीजन बेसिकली क्या होता है, देखिए जो प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाओं को उकसाने वाले, ठीक है दोस्तों, अर्थात प्रेरित करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, प्रतिजन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, क्या है, प्रतिरक्षी जो होते हैं वो प्रतिक्रियाओं को क्या करते हैं, उकसाते हैं और अर्थात प्रेरित करते हैं। तो ऐसे प्रेरित करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, प्रतिजन कहलाते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, जब कोई बाहरी रोगाणु या जीव किसी व्यक्ति के शरीर में क्या करता है, प्रवेश करता है या इंटर करता है। ठीक है दोस्तों, कोई बाहरी बैक्टीरिया या रोगाणु क्या करता है, जब जीव किसी व्यक्ति के अंदर शरीर में क्या करता है, प्रवेश करता है,
तो यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन यौगिकों का उत्पादन करते हैं। ठीक है दोस्तों, यह डायरेक्टली तथा इनडायरेक्टली रूप से कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन यौगिकों का संश्लेषण करते हैं यानी उत्पादन करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यह प्रोटीन यौगिक उस जाति के अनुसार विशिष्ट लक्षण युक्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये कैसे होते हैं, उसी जाति के अनुसार विशिष्ट लक्षण युक्त होते हैं अपने आप में। ठीक है, तथा व्यक्ति के शरीर या कोशिका में प्रवेश करते हैं। ठीक है दोस्तों, और जब ये व्यक्ति के शरीर या कोशिका में क्या करते हैं, इंटर करते हैं या प्रवेश करते हैं, तो एंटीजेंस कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाते हैं, ये एंटीजेंस कहलाते हैं। जब ये कहां प्रवेश करते हैं, किसी व्यक्ति के शरीर में या कोशिका में प्रवेश करते हैं, तब इसे हम क्या कहते हैं, एंटीजेंस कहते हैं। देखिए, शरीर में इन एंटीजन अणुओं के प्रकटन के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ऊतकों द्वारा दूसरे प्रोटीन अणुओं का संश्लेषण होता है। अब देखिए, ये जब प्रोटीन अणु कहां इंटर करते हैं, जब शरीर के अंदर या कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं, तब तो हम इनको क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये अंदर तो चले गए, अब इनके प्रकटन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, अब जब ये अंदर चले गए तो इनके परिणाम स्वरूप क्या होता है, ऊतकों द्वारा दूसरे प्रोटीन अणुओं का भी क्या होता है, कुछ अलग प्रकार के प्रोटीन अणुओं का भी यानी नए प्रोटीन अणुओं का भी क्या होता है, संश्लेषण होता है यानी बनते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसे हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं। तो ये था एंटीजन। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। क्या कहा दोस्तों हमने कि प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाएं जो होती है, तो उनको उकसाने वाले अर्थात प्रेरित करने वाले जो पदार्थ होते हैं वो प्रतिजन कहलाते हैं। और जब कोई बीमारी या रोगाणु जीव किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है, तो यह प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कुछ प्रोटीन यौगिकों का उत्पादन करते हैं। ठीक है, और ये जो यौगिक बने हैं, ठीक है, ये उस जाति के विशिष्ट लक्षण युक्त होते हैं, प्रोटीन के लक्षण युक्त होते हैं, तथा व्यक्ति विशिष्ट लक्षण युक्त होते हैं। ठीक है, तथा व्यक्ति के शरीर या कोशिका में ये जब प्रवेश करते हैं तो एंटीजेंस कहलाते हैं। अब एंटीजन तो कहला गए ये। ठीक है दोस्तों, अब शरीर में जब इन एंटीजन अणुओं के प्रकटन के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ऊतकों का क्या होता है, ऊतकों द्वारा नए प्रोटीन अणुओं का संश्लेषण होता है। यानी ये जब एंटीजन क्या करते हैं, बॉडी के अंदर इंटर करते हैं, ठीक है दोस्तों, तो इनमें जो प्रोटीन अणु होते हैं, तो उन प्रोटीन अणुओं के परिणाम स्वरूप नए प्रोटीन अणुओं का भी क्या होता है, संश्लेषण होता है। अब जब नए प्रोटीन अणुओं का संश्लेषण होता है, तो जिसे हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं। तो ये दोस्तों हमारा पूरा क्या था, एंटीजन था। अब देखिए दोस्तों, यहां पे एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, एलएसडी के स्रोत लिखिए तथा इसके प्रमुख कुप्रभाव लिखना है। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, तीसरा क्वेश्चन हमारा आज का जो है दोस्तों वो क्या है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा हमने कि एलएसडी के स्रोत लिखना है तथा इसके कुप्रभाव लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमको एलएसडी का पूरा नाम मालूम होना चाहिए। तो देखिए, एलएसडी का जो पूरा नाम होता है यानी फुल फॉर्म जो होता है, क्या होता है, एलएसडी का पूरा नाम होता है दोस्तों लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल एमाइड। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल एमाइड। तो देखिए, ये तो एलएसडी का पूरा नाम हो गया। अब देखिए दोस्तों, बेसिकली ये जो एलएसडी होता है, यह एक हल्का नशीला पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है दोस्तों, यह एक हल्का नशीला पदार्थ होता है जो मस्तिष्क पर अस्थायी असर डालता है, अस्थायी रूप से यह मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। अब देखिए दोस्तों, इसे हम कहां से प्राप्त करते हैं वो देखते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, इसे हम क्लेबिसेप्स परप्यूरिया नामक कवक होता है या फंजाई होता है, तो उसके वर्धी भाग से हम प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे क्लेबिसेप्स परप्यूरिया नामक कवक के वर्धी भाग से हम प्राप्त करते हैं। ये कवक राई के पौधे में एरगाट नामक रोग पैदा करते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो कवक है, बेसिकली जो फंजाई है, यह राई के पौधे में यानी ब्रेस्का जानसिया जो होती है, तो ब्रेस्का जानसिया के पौधे में एरगाट नामक बीमारी पैदा करता है। ठीक है दोस्तों, तो इससे राई के बाल के दाने में क्या होता है, इस कवक के तंतु गुच्छे के रूप में विकसित हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जब ये क्या करता है, एरगाट नामक बीमारी पैदा करता है, इससे राई के बाल के दानों में क्या होता है, इन कवक के तंतु गुच्छे के रूप में क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम एरगाट कहते हैं। क्या कहते हैं, एरगाट कहते हैं। अब देखिए, एरगाट को एकत्रित करके ही हम क्या कहते हैं, करते हैं दोस्तों, इसके अर्क से हम एलएसडी प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहा हमने कि इसे क्लेबिसेप्स परप्यूरिया के कवक के वर्धी भाग से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तथा ये क्या करता है कि ब्रेस्का जानसिया जो राई होती है उसमें क्या करता है, एरगाट नामक बीमारी पैदा कर देता है। और इस राई के बाल के दाने में क्या होते हैं, इस कवक के तंतु गुच्छे के रूप में विकसित हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एरगाट कहते हैं। और एरगाट को एकत्रित करके ही इसके अर्क से हम क्या कहते हैं, एलएसडी को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। अब देखिए, इसके हम कुप्रभाव देखते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी इसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है दोस्तों, एलएसडी के परिणाम स्वरूप यह मनुष्य के मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। ठीक है दोस्तों, यानी ये क्या करता है, बेसिकली ब्रेन पर क्या करता है, इफेक्ट डालता है। और जिससे क्या होता है दोस्तों,
जिससे उसके व्यवहार में क्या हो जाता है दोस्तों, रहन सहन तथा व्यवहार में क्या हो जाता है एवं तरीकों में काफी परिवर्तन आ जाता है। ठीक है दोस्तों, जिस व्यक्ति के मस्तिष्क पर या ब्रेन पर इसका प्रभाव पड़ता है उससे क्या होता है, उसके व्यवहार यानी हैबिट तथा उसके हैबिटेट एवं रहन सहन में क्या हो जाता है, उसके तरीके में क्या हो जाता है, काफी परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तथा साथ ही साथ बीपी या ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर या इसका रक्तचाप भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, और यदि गर्भवती वही यदि कोई गर्भवती महिला इसका ज्यादा सेवन कर लेती है तो उसको गर्भपात होने की भी संभावना बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से क्या कहा दोस्तों हमने कि इसका इफेक्ट कहां कहां होता है, यह तो बेसिकली मनुष्य के मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है, जिससे उसके रहन सहन, व्यवहार तथा तरीकों में काफी चेंजेस आ जाते हैं, तथा साथ ही साथ रक्तचाप भी बढ़ जाता है व्यक्ति का। और यदि कोई गर्भवती महिला इसका सेवन कर लेती है ज्यादा मात्रा में तो उसका गर्भपात भी क्या हो जाता है, हो सकता है। तो इस प्रकार से ये तो एलएसडी के क्या हो गए दोस्तों, कुप्रभाव या प्रभाव हो गए। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए तथा साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।